जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि थर्मल पावर प्लांट हमारा क्या है, ये कैसे काम करता है और थर्मल पावर प्लांट से कैसे बिजली बनाई जाती है। इसमें जो स्टीम होती है वो स्टीम से उस स्टीम यानी कि भाप से हम लोग कैसे बिजली को जनरेट कर देते हैं। इसमें टरबाइन क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है, वाटर साइकिल कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में एकदम ब्रीफली जानेंगे। वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एनिमेटेड है, इस वजह से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग आगे बढ़ने से पहले पहले हम लोग जान समझ लेते हैं कि बिजली बनती कैसे है थर्मल पावर प्लांट में। देखिए, थर्मल पावर प्लांट में हम इससे सबसे पहले नॉर्मल सा एक पॉइंट है, छोटा सा एक मेथड, इसको आप याद कर लीजिए कि अगर हमें बिजली बनानी तो बस हमें जनरेटर घुमाना है। अगर हम किसी भी तरीके से जनरेटर को यानी कि अल्टरनेटर को घुमा देंगे, जो एसी करंट बनाने वाला जनरेटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटर। यानी कि जब हम उस अल्टरनेटर को घुमा देंगे तो बिजली बनने लगेगी। हमें सिंपली बिजली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटर घुमाना है, लेकिन हम अल्टरनेटर को कैसे घुमाएंगे? तो उस अल्टरनेटर को हम लोग घुमाते हैं थर्मल पावर प्लांट की मदद से। यानी कि अल्टरनेटर को घुमाने का एक मेथड है थर्मल पावर प्लांट से, जिससे कि हम लोग से बिजली जनरेट कर सकते हैं। देखिए, इसमें होता है क्या कि इसमें हम लोग एक टरबाइन लगा देते हैं। उस टरबाइन पे जब हम लोग मतलब एक टरबाइन होता है, उस टरबाइन को सॉफ्ट लगाते हैं। सॉफ्ट यानी ये पाइप होता है, उस पाइप से सॉफ्ट जिसे बोलते हैं, उसे अल्टरनेटर से जोड़ देते हैं। जब वो टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के जो टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर एक जनरेटर भी जुड़ा होता है। जनरेटर जब टरबाइन घूमेगा तब जनरेटर जुड़ा ही, तो जनरेटर भी घूमने लगेगा। जनरेटर घूमेगा तब बिजली बनेगी। अब लेकिन वहां पे जो टरबाइन जोड़ते हैं, उस टरबाइन को हम लोग घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाप का। अब वो भाप कहाँ से आएगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है थर्मल पावर प्लांट में, सबसे पहले भाप का उत्पादन करना होता है, यानी कि स्टीम को जनरेट करना होता है, स्टीम को पैदा करना होता है। अब हम लोग स्टीम को कहाँ से पैदा करेंगे? जनरली सी बात है, आप घर पे स्टीम कैसे पैदा करते हैं? आप घर पे क्या करते हैं, जैसे कि आपको पानी वानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, या अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, लोग भाप वगैरह लेते ही रहते हैं कि ताकि हमें सर्दी वर्दी हो तो नॉर्मली ठीक हो जाए। जैसे कि भाप है तो वो बहुत इजीली बहुत अच्छा काम करती है सर्दी वर्दी के लिए। तो जो भाप है, अब हमें भाप का उत्पादन करना है, स्टीम का जनरेट करना है। अब हमें भाप को कैसे उत्पादन करेंगे? तो घर पे हम लोग क्या करते हैं, गैस जला लेते हैं, कोई है भगोने या कुकर में पानी डाल देते हैं, और भगोने से कुछ देर गैस जला करता है, पानी गर्म हो जाता है, उससे भाप बनने लगती है। सेम उसी तरीके से सेम वही स्टीम तो है। जिस जो स्टीम आप घर पे बनाते हैं सेम वही स्टीम है। यहाँ पे कोई अलग ही कोई एकदम एडवांस स्टीम नहीं इस्तेमाल की जाती है, एकदम इस बार स्टीम इस्तेमाल की जाती है। सेम वही स्टीम है जो आपके घर पे इस्तेमाल की जाती है। बस क्या किया जाता है कि वहां पे स्टीम आप थोड़े से भगोने कुकर में बनाते हो, यहाँ पे तो हमें कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली रेगुलर मोड पे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना होता है। और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना होता है कि पूरे एक सिटी या शहर को रोशन कर सके। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हमें जो भाप है, भाप का उत्पादन कुछ ज्यादा करना होता है, यानी कि हमें जो भाप का अमाउंट है, जनरेशन है, वो ज्यादा अमाउंट पे चाहिए होता है। तो हमें उस भाप का जनरेशन ज्यादा अमाउंट में करने के लिए ज्यादा फ्यूल चाहिए, यानी कि ज्यादा बड़ा भट्टी चाहिए। जैसे गैस में छोटा हो ज्यादा जलता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कोयले का। हम कोयले को जलाते हैं, जब कोयले को जलाते हैं, सीधी बात है, घर पे नॉर्मल गांव के लोग होते हैं लकड़ी को जला के ही पानी गर्म करते हैं। सो सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कोयले को जलाते हैं। ये कोयला जब जलता है तब उसे आग, तो उसे फ्लेम निकलता है, उस फ्लेम से आग जलती है, और उसी से हम लोग भगोना टाइप ऐसे रख लीजिए पानी टाइप का, उसी से हम लोग स्टीम बनाते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल से ही बात है कि आपको थोड़ा बहुत तो कोल चाहिए नहीं। अब आपको कंटिन्यूअस रेगुलर मोड पे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है, और थोड़ी बहुत नहीं काफी ज्यादा पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी देना है, थोड़ा बहुत तो कोल चाहिए नहीं होगा, वही बहुत सारा कोल चाहिए होगा। अब कोल चाहिए होगा तो कोल को रखने की जगह भी चाहिए होगी, बनाना पड़ेगा। तो देखिए, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में जहाँ पे कोल रखा जाता है उस एरिया को बोलते हैं कोल यार्ड। जैसे कि यहाँ इमेज में देख रहे हो, इस इमेज को थोड़े बड़े व्यू में देखते हैं। तो देखिए, ये है पूरा कोल यार्ड। इस कोल यार्ड में जो कोयला होता है ट्रेन से मंगाया जाता है, कि थोड़ा बहुत तो कोयला चाहिए नहीं होता, ट्रेन कोयला जो है बहुत चाहिए होता है। तो अगर थोड़े ट्रक ट्राली से कोयला मंगाएंगे तो वो पूरा नहीं पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे कोयला जो है ट्रेन से लाया जाता है, ताकि वो अमाउंट जो है फुलफिल हो सके। तो यहाँ पे जो कोयला है ट्रेन से मंगाया जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, बीच में पटरियां हैं, साइड साइड में कोयला पड़ा हुआ है। हाँ, तो बीच में से जो है हमारी ट्रैक बना हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं पटरियां। ट्रेन की पटरियों पे ट्रेन आती है और कोयले को इधर उधर पलट देती है, पलटने के बाद फिर आगे चली जाती है। तो ये जो
कोलयार्ड है, कोलयार्ड थर्मल पावर प्लांट का सबसे बड़ा इकाई होता है। इसीलिए सबसे बड़ा इकाई होता है क्योंकि वहां पे इतना सारा हमें क्योंकि वहां पे हमें काफी ज्यादा अमाउंट में कोयले को स्टोर करना होता है, और वो भी ट्रेन आएगी, ट्रेन खाली करेगी, तो उसके उस हिसाब से भी हमें स्पेस चाहिए होता है। अच्छा, ऐसा भी तो होना चाहिए कि कोलयार्ड के जो एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जाए, जैसे ही घर पे शादी ब्याह होता है तो एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपकी ये जिम्मेदारी आपको इसे पूरा करना है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट में जो कोलयार्ड है, कोलयार्ड दे दिया था कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को। अब कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि आपको इतना स्टॉक बना के चलना है कि कभी कोई भी शॉर्टेज पड़े या बारिश वारिश से कोयला गीला हो जाए तो कभी उससे प्रॉब्लम ना हो, और उससे हम लोग कंटिन्यूअस रेगुलर मोड पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। तो ऐसे में जो कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट होता है उसे कहा गया कि आपको 40 दिन का स्टॉक मेंटेन करके चलना है। और 40 दिन का अभी कितना स्टॉक है? 40 दिन का स्टॉक जो अभी है वो 1.5 मिलियन टन है, यानी कोलयार्ड को अभी 1.5 मिलियन टन कोयला स्टॉक करना होता है, जो कि ये 40 दिन का स्टॉक होता है कोयल का। अच्छा, ये जो कोयला होता है एक छोटे साइज में भी होता है, बड़े साइज में होता है, परफेक्ट साइज में नहीं होता, छोटे हर एक अलग अलग साइज में आता है, कोई एकदम परफेक्ट साइज में नहीं होता कि एक परफेक्ट रेशियो में ही कोयला आए। अब इसी कोयले से हम लोग बिजली बना लेते हैं। तो देखिए कोलयार्ड क्या है? कोलयार्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग कोयले को रखते हैं थर्मल पावर प्लांट में, और वो सबसे बड़ी लगभग 50 से 60% का जो एरिया है पूरे थर्मल पावर प्लांट का, वो सिर्फ और सिर्फ कोलयार्ड ही लेके चला जाता है। क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं इतना सारा कोयला रखना है, और वो भी अभी 1.5 मिलियन टन रखना होता है, जो कि 40 दिन का स्टॉक है। कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट जो कोलयार्ड की देखभाल करता है, वहां पे क्या है कैसे है पूरी व्यवस्था करना जो है वो कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट का वर्क है। तो ये होता है कोलयार्ड। देखिए होता है क्या कि कोलयार्ड में सेम इसी तरीके से ट्रेन आती है, और ट्रेन के ट्रैक के लेफ्ट और राइट साइड में स्टोरेज बने रहते हैं। स्टोरेज में नीचे की जो टंकियां हैं, यानी कि कोई वाल्व है, गेट है, उस गेट की विंडो को खोल दिया जाता है और उसी से कोयला जो है स्टोरेज में गिरा लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इन जो ट्रेन है, ट्रेन के नीचे का गेट खोल दिया जा रहा है, जितना भी कोयला है स्टोरेज में गिरा लिया जा रहा है, और जितना भी कोयला है स्टोरेज में गिरा लिया जाता है। और इन स्टोरेज से कोयला निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे विधियां होती हैं, कई सारी प्रक्रिया होती है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन जो है खुले डिब्बे आते हैं, ट्रेन में खुले वाले डिब्बे में कोल भर करके नॉर्मली आता है। तो वहां पे देखिए क्या क्या आता है, मशीन लगा दी जाती है, टिपलर मशीन। टिपलर मशीन क्या करती है कि जो वैगन होता है, यानी कि ट्रेन की बोगी होती है, ट्रेन की बोगी को एकदम कस के जकड़ लेती है। जकड़ने के बाद फिर पीछे से कपलिंग खोल करके उस ट्रेन के वैगन को ऐसे पलट देती है। पलटने के बाद जो कोयला पूरा गिर जाता है, देन उसको फिर से सीधा करके कपलिंग को टाइट कर देती है और आगे वाले वैगन को भेज देती है। देन फिर से पिछले वैगन को पकड़ लेती है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से टिपलर मशीन काम करती है। देखिए टिपलर मशीन है क्या? ये टिपलर मशीन जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, टिपलर मशीन क्या करती है, कोई भी वैगन आएगा ट्रेन का, उस ट्रेन के वैगन को पहले तो एकदम कस के ऐसे करके जकड़ लेगी। जकड़ने के बाद उसके पीछे आप जानते हैं कि जो ट्रेन होता है पीछे से एक कपलिंग से जुड़ा होता है, कपलिंग बनी होती है, उससे हर एक वैगन यानी कि हर एक बोगी ट्रेन की जुड़ी रहती है। अब उस वैगन की जो कपलिंग होती है वो पहले मशीन क्या करती है, उसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा सिस्टम होता है कि वो ऑटोमेटिकली उस जो वैगन की कपलिंग यानी कि बोगी में जो कपलिंग लगा हुआ है एक दूसरे जोड़े के रहेंगे, उस कपलिंग को खोल देती है। खोलने के बाद देन वो फिर से उसको कैसे जकड़ लेती है। जकड़ने के बाद उस वैगन को एकदम ऐसे करके उल्टा पलट देती है। जब उल्टा पलट देती है तब जो हमारा कोल होता है वो नीचे स्टोरेज में जाके गिर जाता है। वहां पे जो भी स्टोरेज बना रहता है, गड्ढा वड्ढा जो भी बना हो, ठीक है, उन स्टोरेज में गिरने के बाद देन उसके बाद कोल को जो टिपलर मशीन है देन फिर से उसको ऐसे करके सीधा कर लेती है। सीधा करने के बाद पीछे जो कपलिंग उसने हटा दी, उस कपलिंग को जोड़ लेती है। उस कपलिंग को जोड़ने के बाद आगे वाले वैगन को भेज देती है। अब देखिए हमें क्या करना होता है कि हमारा जितना कोयला है वो पूरा कोलयार्ड में आके उतर गया, जैसे कि आपने देख लिया कोयला है पूरा कोलयार्ड में जाके उतर गया, सेफ हो गया, वहां पे स्टॉक हो गया। अब क्या करना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि कोयला होता है एक परफेक्ट शेप और साइज में नहीं आता, कुछ छोटा होता है तो कुछ बड़ा होता है, कुछ मोटा होता है तो कुछ भारी होता है। तो उस कोयले को एक परफेक्ट सेम साइज में लाने के लिए उसे हम लोग तोड़ देते हैं, क्रशर मशीन में जाते हैं। क्रशर मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि कोयले को एकदम फिक्स रेशियो में
ला देती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये है क्रशर मशीन और उसके पीछे वाली जो है हमारी पल्वराइजर है। अब क्या करना होता है कि इस कोयले को क्रशर मशीन और पल्वराइजर तक हमें ले जाना होता है। तो क्रशर मशीन और पल्वराइजर तक हम उस कोल को कैसे ले जाएंगे? उसको ले जाने के लिए आप कोई ठैलिया वगैरह या ऐसा कोई चीज होना चाहिए जिसपे कि हम कोयल को रख दें और हमारा कोयल इस क्रशर मशीन और पोलराइजर से चला जाए। अब तो हम मशीन कोयले को क्रशर मशीन तक ले जाते हैं इस भारी भरकम मशीन से जिसका नाम है स्टैकर मशीन। ये स्टैकर मशीन में इसको थोड़ा बड़े वे में देखते हैं। ये स्टैकर मशीन देखिए होती क्या है। स्टैकर मशीन को इस तरीके से देखने में होती है। इस स्टैकर मशीन के आगे लगा रहता है बकेट व्हील। और जो बकेट व्हील होता है जैसे कि आप आगे देख रहे हो उसमें ऐसे मुंह बना होता है। जब ये बकेट व्हील ऐसे घूमता है नीचे से तो जितना भी कोयला होता है उसको बकेट में भर जाता है, जाके ऐसे करके ये पीछे पलट देता है। और जब पीछे पलट देता है तो पीछे एक पट्टी चल रही होती है, दोहरी पट्टी जिसे वो बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। वो कन्वेयर बेल्ट आपने जिम वगैरह लिफ्ट वगैरह में देखी होगी, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, घूमती है, उस पर लोग ऐसे ऐसे दौड़ते रहते हैं। कन्वेयर बेल्ट सेम वही चीज, कन्वेयर बेल्ट लगी रहती है, उसमें मोटर होता है। जैसे उसे पलटती है कन्वेयर बेल्ट का पट्टा ऐसे ऐसे घूम ही रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट पे जो ऐसे कोल गिरता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये जो बड़ा सा ये लग रहा है, इस यहीं पे कन्वेयर बेल्ट जुड़ा होता है। बकेट व्हील से कोल जैसे मशीन स्टैकर मशीन भरती है, वो इस कन्वेयर बेल्ट पे गिरता है। कन्वेयर बेल्ट का पट्टा घूम रहा होता है, जो जा करके ऐसे करके आगे वो भेज दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट का जो बेल्ट है इसे हम लोग किसी भी चीज को बड़ी आसानी से काफी दूर तक आराम से भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मशीन है वो एक मशीन चलाने के लिए हमें भी एक, जैसे कि ट्रेन पे हम लोग पटरी बनाते हैं, ट्रैक बनाते हैं, इस मशीन को चलाने के लिए वैसे ही हमें एक ट्रैक बनाना होता है। ये मशीन काफी इजीली से छोटी बड़ी इधर उधर घूम सकती है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो स्टैकर मशीन जो है बहुत वहां पे वर्क करती है। मशीन काफी कॉस्टली आती है बट इतना ये काम कर देती है कि इससे पैसा जो है काफी रिड्यूस हो जाता है। काफी थर्मल पावर प्लांट यानी कि जो कंपनी बिजली बना रही है इसका पैसा काफी बच जाता है। तो देखिए समझते हैं कन्वेयर बेल्ट की, आखिर में कन्वेयर बेल्ट है क्या। तो देखिए कन्वेयर बेल्ट होती है एक दोहरी पट्टी, एक ऐसी पट्टी एक ऐसी पट्टी जो मोटर के ऊपर लगा दी जाए और वो मोटर के सहारे ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये होता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के साइड साइड में भी साइड में मोटर लगा दी जाती है, उसी मोटर के ऊपर पट्टा लगा दिया जाता है। वो पट्टा जैसे मोटर घूमता है, मोटर के ऊपर पट्टा लगा रहता है। तो जो पट्टा जब मोटर घूमेगा तो उसका पट्टा भी घूमने लगता है, उसी पट्टे के ऊपर को सामान रख देते हैं और वो इजिली मूव कर जाता है। तो सेम वही कन्वेयर बेल्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, जैसे कि आप इस एनिमेटेड डायग्राम में देख रहे हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि अभी हम लोग ने हमें क्या करना है कि कोयले को हम लोग पल्वराइजर और क्रशर मशीन तक लाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस वीडियो में इस एनिमेटेड इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है क्रशर और पल्वराइजर। अब जो कोयला है उस स्टैकर मशीन और कन्वेयर बेल्ट की हेल्प की वजह से इस क्रशर मशीन में डाल दिया जाएगा। क्रशर मशीन क्या करेगी, उस कोयले को एकदम फिक्स सेम साइज में छोटा तोड़ देगी। जब तोड़ देगी, देखिए हमें क्या, जो हमें कोयला होता है ज्यादा ज्यादा जलाना होता है, हमें कोयले को कम से कम वेस्ट करना होता है। तो कोयला अच्छे से जल जाए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कोयले को एकदम पल्वराइज कर लेते हैं। पल्वराइज क्या है, पल्वराइज मतलब ये है कि कोयले को हम लोग एकदम पाउडर की तरह एकदम पतला कर लेते हैं। जैसे कि अपने गाल में चिना चिना पाउडर लगाते हैं पॉन्ड्स वगैरह कंपनी का, सेम उसी तरीके से हम कोयले को पल्वराइजर मशीन में भेज करके एकदम पतला पतला कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा भी कोयला वेस्ट ना हो, पूरी तरीके से अच्छे से जल जाए। तो कोयले को हम लोग क्रशर मशीन के भेजने में, क्रशर मशीन में जो कोयला है छोटे छोटे टुकड़ों में कट एकदम सेम रेशियो में तोड़ देती है क्रशर मशीन। देन उसके बाद हम लोग पल्वराइजर मशीन में भेज देते हैं। पल्वराइजर मशीन क्या करते हैं, छोटे टुकड़ों को एकदम पाउडर के शेप में कन्वर्ट कर देती है। तब हम लोग उसको जलाते हैं, उससे हमें थोड़ा इकोनॉमिकली बचत हो जाती है। जो कोयला है वेस्ट कम होता है, कोयला पूरा का पूरा जल जाता है। तो देखिए ये होता है थर्मल पावर प्लांट का एनिमेटेड पूरा स्ट्रक्चर। इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है। देखिए होता है क्या, ये आपका पल्वराइज कोल है। ये पल्वराइज कोल वही कोल है जो आपने क्रशर मशीन से पल्वराइज किया था, और वो ये वही पल्वराइज कोल यहाँ पे जाके इस बॉयलर यानी फर्नेस यानी भट्टी में जा रहा है। इसको हम लोग बॉयलर भी बोलते हैं, फर्नेस भी बोलते हैं। फर्नेस यानी भट्टी, बॉयलर माने किसी चीज को उबालने वाला, उसे हम लोग बॉयलर बोलते हैं। अब ये पानी को उबाल देता है जो लगा रहता है, जब गर्म कर देता है सुपर हीट करके, इसे बॉयलर बोलते हैं। फर्नेस बोलते हैं ये भट्टी है, आग जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, तो इसलिए बॉयलर और फर्नेस दोनों बोलते हैं। तो ये बॉयलर है, अभी क्या करेगा, जो भी पल्वराइज कोल है हमारे यहाँ से आ रहा है वो इस नीचे टंकी में, यहाँ पे जितना भी कोल है पल्वराइज यानी पाउडर की तरह कोल है पतला पतला, वो आके यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे जो कोयला है वो जलने लगेगा। तो जब
जो पानी होता है हमारा इन पाइप में भरा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वहां पे कोई भगोना नहीं रखा होता, भगोना रखेंगे तो पानी गर्म करने में टाइम लगेगा, और टाइम लगे तो इससे हमें इकोनॉमिकली लॉस होगा। अब पानी जो है रेगुलरली कंटिन्यूअस मोड पे जल्दी गर्म भी नहीं हो पाएगा। तो उस चीज को जल्दी करने के लिए थोड़ा इकोनॉमिकली बचत हो जाए, हम लोग पानी को जो है पाइप के अंदर फिल कर देते हैं, पाइप लगाते थे छोटे छोटे, वो भी एकदम चिपका करके नहीं, चारों तरफ से स्पेस रख करके, ताकि जो आग है पूरे पाइप में लगे और पाइप जल्दी गर्म हो जाए और इसे स्टीम बहुत हैवी बने। तो यहाँ पे आज जो पानी होता है स्टीम में पाइप में भरा होता है, पाइप एकदम सुपर हीटेड होकर लाल हो जाते हैं, जब पाइप एकदम पानी भी एकदम स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टीम हम लोग यहाँ पे टरबाइन में भेज देते हैं, टरबाइन फिर घूमने लगता है, देन अल्टरनेटर घूमता है, चारों तरफ बिजली चली जाती है। तो देखिए होता है क्या, ये है हमारा बॉयलर। ये आपका बॉयलर है, यहाँ पे नीचे से पल्वराइज कोल जा रहा होता है, पल्वराइज कोल यहाँ पे जाके जल रहा होता है, और इन फ्लेम से इतनी भयानक आग जल रही होती है। और जब ये आग जल रही होती है तो इन पाइप्स के बीच में, इन जो पाइप है, इन पाइप से पानी भरा होता है, और ये पानी जो है, एक जो पाइप है एकदम अभी ये नीले नीले दिख रहे हैं, अभी एकदम ठंडे ठंडे हैं, और जब गर्म हो जाएंगे, जब हो जाएंगे तो एकदम लाल लाल एकदम सुपर हीटेड हो जाएंगे। और इन पानी में, और जो फ्लेम जलता है, जो पाइप में जो होता है एकदम डिफरेंस होता है, ताकि जो पाइप है जल्दी गर्म है, पाइप जल्दी गर्म, पानी जो है जल्दी गर्म हो जाए। अब ये आग जल रहा है, पानी जो है इसे जल्दी गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर एकदम सुपर हीटेड हो जाएगा, ऊपर पानी की टंकी लगी रहती है और एकदम लाल लाल हो जाएगा। इसमें होता है क्या कि जो आपका कुछ गैसेस उड़ रही होती है, कुछ धुआं उड़ रहा होता है, जो धुआं ऊपर उड़ रहा होता है उसको बोलते हैं फ्लिप गैसेस, और जो नीचे बैठ जाता है भारी भरकम होता है उसे बोलते हैं बॉटम गैसेस। ठीक है, तो इसमें जो कोयला होता है, एकदम जो भाप होती है, एकदम पानी की तरह लाल लाल हो जाते हैं पाइप, और जब पाइप एकदम सुपर हीटेड लाल लाल हो जाते हैं तो उसमें बहुत भयानक भाप बन जाती है, और भाप को इस पाइप के माध्यम से वो टरबाइन की तरफ भेज दिया जाता है। देखिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग कोयले को समझ करके यहीं पे खत्म कर देते हैं। देखिए कोयला जो है आपका, इस कोयल यहाँ से पल्वराइज कोयल आएगा और नीचे भट्टी में जाएगा, और भट्टी से आग जल रही होती है, उस आग से यहाँ पे पाइप लगे हुए हैं, इन पाइप एकदम गर्म हो जाएंगे सुपर हीटेड। यहाँ पे आप पाइप देख रहे हैं, इस पाइप से होकर के टरबाइन में जाके टरबाइन घुमा देगा, अल्टरनेटर उस जुड़ा होता है उससे घूम जाएगा और बिजली शहरों तक चली जाएगी। तो यहाँ पे जो टरबाइन, जब ये आग जलती है तब दो तरीके की गैसेस उठती हैं। एक गैसेस वो होती है जो हवा में उड़ रही होती है, और एक गैसेस वो होती है जो नीचे बैठी होती है, भारी भरकम थोड़ी वजन होती है। जो गैसेस हवा में उड़ रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लू गैसेस, और जो गैसेस नीचे होती है उसे बोलते हैं हम लोग बॉटम गैसेस, नीचे की गैसेस। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो गैसेस ऊपर उड़ रही होती हैं उनको हम लोग पहले छान लेते हैं, कि जो गैसेस होती हैं ऊपर उड़ती है बहुत खतरनाक होती हैं, अगर एनवायरनमेंट में फैल जाएंगी तो उससे पॉल्यूशन होगा, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। और वैसे भी इस समय इस टाइम इतना पॉल्यूशन है कि आप जान ही रहे हैं। तो इस पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं ESP डिवाइस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्या करता है, जितने भी कण होते हैं, जितने भी पॉल्यूशन के कण होते हैं, वो उनको अपनी तरफ एकदम चिपका लेता है, खींच के ऊपर छोटा सा देख रहे हैं, ये जो एकदम ऊपर चिपका लेता है। और जैसे कि इसमें डस्ट पार्टिकल जितने हैं, हवा उड़ रहे होते हैं, वो पूरे डस्ट पार्टिकल खींच लेता है, जैसे कि गंदगी थोड़ी कम हो जाती है, कोयला वेला उड़ रहा होता है तो गंदगी कम हो जाती है, देन उसको हम लोग इस ऊपर चिमनी के माध्यम से ऊपर भेज सकते हैं, जैसे कि आप चिमनियाँ देख रहे हैं यहाँ पे, चिमनी के माध्यम से हम लोग ऊपर भेज देते हैं। देखिए ये, तो इसमें होता है कि जिसमें जो कोल हमारा जो नीचे जो ऊपर आ जाता है, तो देखिए उसको हम लोग ESP डिवाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से कोयले को छान लिया, देन उसको हम लोग उससे चिमनी से भेज दिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस जो है, यानी कि ESP डिवाइस, इसको लगाना बहुत कंपलसरी है, ये एक गवर्नमेंट ने इसको लगाना कंपलसरी रखा, क्योंकि अगर ये ना हो तो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, तो इसको रखा जाता है। फिलहाल इसे बस डस्ट पार्टिकल से जितना कोयला उड़ रहा होता है उसी को दूर किया जा सकता है, बाकी जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो सब तो नुकसान करता है। तो थर्मल पावर प्लांट जो मेथड है वो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, बहुत ही घातक है। तो यहाँ पे ये ESP डिवाइस अब लगा देते हैं और चिमनी से कोयला भेज दिया गया। अब जो ये तो फ्लू गैसेस हो गए, लेकिन जो गैसेस हमारी नीचे बैठी हुई थी, जो हमारा नीचे बैठ गया था कोयला, उसका क्या होगा, तो नीचे देखिए हम लोग यहाँ पे उस कोयले को नीचे से एकदम पाइप ला करके नीचे स्टोरेज में सेव कर लेते हैं, जितना हमारा खराब कोयला होता है बच गया होता है। और उस कोयले को हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री वगैरह को दे देते हैं, बेच दिया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, ताकि वो आगे कहीं
यूज में आ जाए। तो थर्मल पावर प्लांट में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। अब ये जो पानी, अब इसमें क्या हुआ, भाप हमारी बन गई, भाप बन के टरबाइन पे चली गई। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमाइजर, बॉयलर और फर्नेस की। इसी को हम लोग इकोनॉमाइजर बोलते हैं, इसी को हम लोग बॉयलर बोलते हैं, इसी को हम लोग फर्नेस बोलते हैं। अब देखिए बॉयलर क्यों बोलते हैं, बॉयलर आपको पता है पानी को गर्म करता है, भाप बनाता है, इसलिए बॉयलर। फर्नेस भट्टी है, आग जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, फर्नेस। और इकोनॉमाइजर, इकोनॉमाइजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपका इकोनॉमाइजर है। अब देखिए होता है कि इकोनॉमाइजर समझते हैं पहले, तो ये आपके पूरे एक बॉयलर है, फर्नेस है, ठीक। इस फर्नेस में क्या किया जाता है कि एकदम साइड जो पानी होता है एकदम ऊपर से ना भेज करके, जो फर्नेस हमारी जल रही होती है उसी के बगल से पानी भेजा जाता है। इस वजह से पानी भेजा जाता है ताकि जो पानी है वो डायरेक्टली ऊपर से आएगा तो ठंडा रहेगा पानी। लेकिन अगर वो पानी वैसे ही हम किसी भट्टी के बगल से निकाले तो भट्टी की गर्मी होगी, और वो भट्टी की गर्मी जहाँ पे एकदम पाइप है, यहाँ पे देख रहे हो उस पाइप पे पड़ेगी तो पाइप गर्म होगा, इसी के अंदर का पानी है और गर्म हो, पहले ही गर्म हो जाएगा। और जब पहले वाला गर्म पानी ऊपर पाइप में भेज देंगे। ये सीधी सी बात है, अगर पानी में गर्म करना है तो पहले थोड़ा गर्म पानी भेजे, देन थोड़ा और गर्म पानी भेजे, देन ऊपर एकदम भेजे। ये पहले से गर्म पानी होगा तो पानी गर्म करने में थोड़ा टाइम कम लगेगा और इजीली जल्दी से पानी जो है गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इकोनॉमाइजर इसको इसलिए बोलते हैं कि जो पानी होता है हम लोग इकोनॉमाइजर के, यानी कि जो बॉयलर है हमारा जल रहा होता है उसके बगल से निकालते हैं, इस वजह से इसको इकोनॉमाइजर बोलते हैं। इससे हमें थोड़ी इकोनॉमिकली बचत हो जाती है। देखिए ये जो पानी होता है इकोनॉमाइजर एकदम साइड से नीचे पाइप के माध्यम जाता है एकदम फर्नेस के बगल से, ताकि क्या होता है कि जब फर्नेस जल रही होती है तो उनकी उसकी गर्माहट से पाइप भी गर्म होने से पानी जो थोड़ा पहले ही गर्म हो जाता है। अब उससे क्या हमें क्या होता है, थोड़ा इकोनॉमिकली बचत वाली, पाइप पहले से गर्म होता है, पानी लेके जाए थोड़ा पहले से गर्म होगा तो और ऊपर जाके और जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इससे ये भी होता है ना कि आगे पानी जाएगा, ठंडा पानी जाएगा मिलेगा तो थोड़ा इससे टेम्परेचर डिसबैलेंस रहेगा। इससे क्या होता है पानी जो है एकदम बैलेंस टेम्परेचर में ऊपर जाता है, जिससे जो पानी है जल्दी इजीली गर्म हो जाता है। इस वजह से इसको हम लोग इकोनॉमाइजर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए होता है कि एकदम फ्लेम जो है कई देर से एकदम भट्टी बहुत स्पीड में जल रही होती है, पाइप में एकदम भरा होता है पानी। अब जब पता जाता है तो पाइप एकदम सुपर हीटेड जल के एकदम लाल लाल हो जाते हैं, एकदम लाल लाल हो जाते हैं, तब जो पानी है एकदम भाप के फॉर्म में एकदम पाइप में एकदम हाई प्रेशर से एकदम सुपर हीटेड भाप बन जाती है पाइप के अंदर, और वो भाप हम लोग पाइप के माध्यम से भेज देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्हीं बाहर के इन्हीं पाइप से हम लोग भाप को भेज देते हैं टरबाइन की ओर। देखिए तब से हम लोग जो मेहनत कर रहे थे, मर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ टरबाइन को घुमाने के लिए मर रहे थे। इतना सारा त्रिविधाम जो किया हमने, बॉयलर वॉलर जलाया वलाया है, ये सब और सिर्फ टरबाइन को घुमाने कर रहे थे, एकदम परेशान कर दिया टरबाइन ने है। तो टरबाइन देखिए क्या होता है, टरबाइन जो होता है ग्रुप्स ऑफ ब्लेड होता है, बहुत सारे इसमें ब्लेड यानी छोटे छोटे पंखे लगे होते हैं, जो हमारी स्टीम होती है एकदम प्रेशर उन पंखों पे एकदम पड़ती है। ब्लेड जो है पंखे एकदम स्पीडी छोटे छोटे होते हैं, घूमने लगते हैं, और जब घूमते हैं तो उससे अल्टरनेटर जुड़ा होता है, जब अल्टरनेटर घूमता है तो उससे बिजली बनती है, और बिजली को हम लोग शहरों तक भेज देते हैं। देखिए होता है क्या, जब जहाँ पे जो हमारी भाप स्टार्टिंग में पड़ती है और जहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर टरबाइन, और जब वो भाप बीच में आती है, जो प्रेशर होता है वो बीच कर जाता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। और जब एकदम आखिरी में आ जाती है, यहाँ पे ब्लेड थोड़ी बड़ी बड़ी होती है और उसको घुमाना भी आसान होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन। तीन टाइप के हो गए, कौन से हो गए, पहला हो गया हाई प्रेशर, दूसरा होगा इंटरमीडिएट प्रेशर, और तीसरा होगा लो प्रेशर टरबाइन। ये टरबाइन होता है कि ब्लेड छोटी होती है, पीछे जो बीच की होती है थोड़ी बड़ी होती है, पीछे सबसे बड़ी होती है। जो आगे की ब्लेड थोड़ी मुश्किल होता है घुमाना, पीछे की थोड़ा कम प्रेशर लगता है, और पीछे जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है, वो इजीली ही घूम जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ब्लेड जो है साइड में क्यों नहीं लगाते, बैक साइड में ब्लेड लगा देंगे तो सारी ब्लेड घूमेंगी कहाँ, कुछ भी घूम ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये टरबाइन होता है, अरे भाप जो छोटे से बड़े तक जाएंगे, बड़ा ही हो जाएगा तो सिर्फ आगे वाला घूमेगा, पीछे वाला घूम नहीं पाएगा, और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होगी। तो इस वजह से हम लोग पहले छोटा रखते हैं, फिर बड़ा रखते हैं, और देन थोड़ा ब्लेड आगे इस असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लगाते हैं, ठीक है।
करते हैं क्या कि अगर टरबाइन में देखिए क्या होगा, अगर टरबाइन खुला रहेगा तो भाप आएगी तो उसे टरबाइन में प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को पूरा एकदम ऊपर से ढक देते हैं ताकि जो है प्रेशर एकदम हाईली पड़े और जो ब्लेड्स हैं बहुत स्पीड से घूमे। जैसे कि देखें यहाँ पे ये होता है टरबाइन एकदम इसी तरीके से। ये आपका जो येलो कलर से ढका हुआ है ये आपका है टरबाइन और उससे जुड़ा हुआ है आपका अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर। अब ऊपर से जो पाइप है यहाँ से एकदम भाप आती है, एकदम सुपर हीटेड जो भाप आती है तो टरबाइन पड़ती है, टरबाइन में घुमाती है, अल्टरनेटर घूम जाता है, उससे बिजली जनरेट हो जाती है। एकदम पूरा ढक देते हैं कई देर से। तो देखिए होता है क्या कि टरबाइन में इस पाइप से देखिए भाप आती है, स्टीम आती है, स्टीम से ये जैसे लो प्रेशर टरबाइन पे पड़ती है और टरबाइन की ब्लेड घूमने लगती है और देन में जो भाप होती है नीचे कंडेंसर के माध्यम से, पानी ठंडी हो चुकी होती है उसको नीचे कंडेंसर के माध्यम से नीचे भेज दिया जाता है। जो आगे भाप वाला एरिया होता है उसे बोलते हैं लो प्रेशर, बीच वाले को इंटरमीडिएट और पीछे वाले को हाई प्रेशर टरबाइन। समझ लेते हैं कि बिजली बनती कैसे है। तो देखिए जो बिजली बनती, देखिए हुआ क्या था कि एक वैज्ञानिक थे ओरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने रिसर्च की थी कि जहां से बिजली जाती है, जिधर से बिजली की तरंग जाती है और उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो एक फराडे नाम के व्यक्ति जन्मे, उन्होंने कहा कि जब बिजली की तरंग जाने से चुंबक पैदा हो जाता है तो चुंबक से बिजली भी पैदा हो सकती है, यानी कि चुंबक से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर देती है। बस यहीं से इलेक्ट्रिसिटी का हो गया जनरेशन, जहां फराडे साहब ने कहा कि चुंबक से भी बिजली पैदा हो सकती है। तो फराडे साहब ने देखिए किया क्या, फराडे साहब ने क्या किया, ये चुंबक दो रखे, उन चुंबक के बीच से कॉपर कंडक्टर जो है वो बीच से ऐसे करके ऐसे घुमा रहे थे। अब वो ऐसे करके घुमा रहे थे तो बिजली नहीं बन रहा था। फराडे साहब ने क्या किया, वो तो सोच रहे थे, परेशान हो गए कि अब तो हम चुंबक के बगल से कॉपर कंडक्टर ऐसे करके ले जा रहे बिजली कहाँ नहीं बन रही है। तो उन्होंने फिर बाद में क्या किया कि कॉपर कंडक्टर को ऐसे ऊपर ले जाना करके ऐसे गोल ऐसे घुमाने लगे। जब उसको टेढ़ में हवा जब काटने घुमाने लगे तो क्या हुआ कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर नीचे लगा दिया, बिजली मीटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो दिखने लगी तो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो गई। देखिए होता है क्या कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय तरंगे या चुंबकीय बल रेखाएं आप बोल सकते हो हिंदी में, तो शुद्ध हिंदी में चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती हैं जब चुंबक के आसपास चारों ओर। अभी कॉपर कंडक्टर क्या करता है, स्पीड में घूमता है तो चुंबकीय बल रेखा यानी कॉपर यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो काटने लगता है। जब वो काटने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कटने के चक्कर में बिजली के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से बनती है बिजली। जनरेटर में बस वही काम किया जाता है कि साइड में मैग्नेट लगा दिया जाता है, बीच में कॉपर कंडक्टर को स्पीड पे घुमा दिया जाता है और उससे जो कॉपर कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को काट देता है, उससे की बिजली जनरेट हो जाती है। तो देखिए जो स्टीम जाती है टरबाइन के अंदर बंद होकर उसका जो टेम्परेचर होता है 540 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब सोच लीजिए कि इंसान 50 डिग्री सेल्सियस से पिघलने लगता है, वहां 540 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितना हीट रहता होगा। और जो देखिए जो टरबाइन होता है उसमें जो प्रेशर पड़ता है एक ब्लेड पे घूमने का, वो पड़ता है 250 kg यानी कि 5 आदमी के बराबर की ताकत। अब सोचिए 5 आदमी अगर मिलके एक ब्लेड पे हाथ मारेंगे तो ब्लेड कितनी तेज घूमेगा, और वहां पे इतनी सारी ब्लेड होती है, कितना प्रेशर रहता है, तो टरबाइन जो है एकदम हाईली स्पीड से घूमता है। और जो स्पीड होती है टरबाइन की घूमने की वो 3000 आरपीएम यानी 3000 राउंड पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में 3000 बार घूम जाता है। सोच लीजिए कितनी स्पीड से घूमता होगा। देखिए जानते हैं अल्टरनेटर क्या होता है। देखिए अल्टरनेटर हम लोग बोलते हैं एसी करंट जनरेटर वाले इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटर। ये होता है अल्टरनेटर कुछ इस तरीके से दिखता है आपका अल्टरनेटर। अब ये अल्टरनेटर में क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया आपके जो फराडे वाले लॉ में कि साइड में मैग्नेट लगा दिया जाता है, उसके बाद बीच में कॉपर कंडक्टर घुमा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो भी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, और देन वो मैग्नेटिक फील्ड को काटने लगता है, उससे बिजली बन जाता है। सेम यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये बीच में हम लोग मैग्नेट लगा देते हैं और उसके मैग्नेट के बीच में हम लोग लगा देते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो कंडक्टर क्या करता है, जब वो कंडक्टर घूमता है तो मैग्नेटिक जो फील्ड्स होती हैं वो कटती हैं और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं।
देखिए तो फील्ड में कन्वर्ट कर दिया। देखिए होता है क्या कि इससे एक मोटर जोड़ा जाता है, एक ऐसे सॉफ्ट लगा दिया जाता है ताकि ये सॉफ्ट होगा तभी तो हम उसको घुमाएंगे और तभी तो ये रोटर घूमेगा बीच से। इसको बोलते हैं रोटर, जो बीच में घूमता है इसको बोलते हैं रोटर। ये रोटर जैसे घूमेगा तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब आगे लगा देते हैं सॉफ्ट। अब देखिए क्या होता है कि अगर ये पूरी बॉडी ऐसे हम खुली रखेंगे तो किसी करंट मार दिया जाता है, तो किसी को करंट वगैरह तो सेफ है, तो इस बॉडी को पूरा लॉक कर देते हैं दोनों तरफ से, तो बॉडी हम लोग पूरी बंद रखते हैं। अब बंद कर दिया, देखिए जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट हमारी बॉडी आगे से लड़ेगा तो हम लोग वहां पे ना लड़े से लगाते हैं बेरिंग। बेरिंग क्या होता है, बेरिंग ऐसी चीज है जिसकी जो साइड वाले में फिक्स जाती है और बीच में एकदम घूमती रहती है। तो अब यहाँ पे सॉफ्ट पे बीच में बेरिंग लगा देंगे, बेरिंग घूमेगा। अब जैसे कि रोटर घूमेगा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यहाँ पे बेरिंग चल ही रहा है तो एकदम लड़ेगा नहीं। तो ये होता है आपका अल्टरनेटर। देखिए बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन की। पावर ट्रांसमिशन जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर कैसे होती है। देखिए होता है क्या कि जो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले उसको हम लोग हाईली यानी कि उसकी वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर से जोड़ देते हैं पहले, तब आगे भेजते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को आप बढ़ा देता है, इनकी स्पीड को बढ़ा देता है ताकि हम ज्यादा दूर तक भेज सके। और छोटा बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं होता जो आपके गली मोहल्ले में लगा होता है, वो मेन पावर के बड़े भारी भरकम पावर स्टेशन ट्रांसफार्मर होता है, जिससे कि पहले जो इलेक्ट्रिक जनरेटर को जोड़ते हैं काफी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होता है, छोटा बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं होता है। तो उस ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। अब देखिए होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम जो जनरेट करते हैं वो इन बड़ी बड़ी टावर वाली खंभों वाली लाइन से 33,000 वोल्ट, 35,000 वोल्ट, 70,000 वोल्ट इन बड़ी बड़ी टावर लाइन से आगे भेज देते हैं। देखिए होता है इसमें ये कि जो जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हम लोग डायरेक्टली जहां से ट्रांसफार्मर पे इलेक्ट्रिसिटी जोड़ी जाती है हम लोग डायरेक्टली सेम उसी गांव के बिजली को उसी गांव में सेम उसी ट्रांसफार्मर से बिजली नहीं देते, क्योंकि वो जो बिजली होती है बहुत हाई वोल्टेज की होती है। अगर वो बिजली जो उस गांव में दे दिया जाएगा ना तो गांव पूरा जल के खाक हो जाएगा। अगर वो पूरा जो गांव में एकदम बर्बाद हो जाएगा तो क्या करते हैं उस बिजली को स्पीड थोड़ी कम हो जाए तो हम लोग अगल बगल के बड़े दूर दूर शहरों तक पहले फैला देते। जब फैल जाती है तो वहां के आसपास दूर वाले शहरों के आसपास के ट्रांसफार्मर से इधर पास वाले जहाँ पे बिजली बन रही थी वहां बिजली सेम वहां पे नहीं थे कि वहां पे वोल्टेज थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे आग वाग लगने या किसी टाइप का इंसिडेंट या इंजरी होने का खतरा रहता है। देखिए हम लोग बात करते हैं कूलिंग टावर की। कोई कूलिंग टावर क्या है। देखिए कूलिंग टावर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चिमनीज लगी होती है, पानी को ठंडा करती है, यानी कि जो पानी हमारा टरबाइन से लड़के भाप के फॉर्म में होता है उसको कूलिंग टावर जो है ठंडा करने में मदद करता है। कूलिंग टावर ये कैसे काम करता है देखिए। ये कूलिंग टावर देखिए क्या होता है। कूलिंग टावर के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इधर नीचे जब बॉटम ग्राउंड की तरफ एक जाली टाइप की लगी हुई है। इन जाली टाइप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि जो भाप होती है, जो भाप हमारी टरबाइन से होकर आ रही होती है, उस भाप के जो विंडो टाइप की बनी हुई जाली इसके ऊपर पाइप लगा दिए जाते हैं ऐसे करके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। अब वो पाइप क्या होते हैं, उन पाइप से जो है स्टीम निकलती है। अब जो स्टीम निकलती है तो इस जो यहाँ पे जो ये जाली बनी होती है यहाँ से एकदम नेचुरली हवा जाती है, एकदम जो इन्वायरमेंट की हवा होती है और इन्वायरमेंट की हवा में जैसे वो टरबाइन आती है एकदम पानी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है और नीचे बना होता है बेसिन। उस बेसिन में वो जो पानी जो भाप से पानी में आता है वो बेसिन में चला जाता है और बेसिन से फिर से हम लोग उस पानी को रियूज कर लेते हैं। और जो कुछ भाप होती है कन्वर्ट नहीं हो पाती है वो एकदम वो जो बेसिन के ऊपर वाला जो एरिया खुला रहता है उससे चली जाती है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करेगा। सीधी बात है, जो भाप है तो भाप के इन्वायरमेंट को नुकसान करेगा, वो तो आप फायदा ही करेगा। इससे ये होगा कि वाटर साइकिल और अच्छे से मेंटेन हो जाएगी, जो रेनफॉल अच्छा होगी, भाप है ऊपर भाप के फॉर्म में चला जाएगा तो पानी अच्छे से बारिश होने को मिलेगी थर्मल पावर प्लांट। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है थर्मल पावर प्लांट में। ये वाटर साइकिल थोड़ा पॉल्यूशन नहीं होता और काफी अच्छा काम भी करता है। बस नुकसानदायक बस वही है कि जहाँ पे हम लोग बॉयलर में कोयले को जलाते हैं। तो ये है आपका कूलिंग टावर।